हाँ, तो 2 बार लगातार भाजपा के जीतने के बाद, वो भी पूर्ण बहुमत से, तो आपको क्या लगता है विपक्षी पार्टियों में क्या मुद्दों की कमी है, या भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को जातीय व्यवस्था के अनुसार इस तरह ढाल लिया है कि जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दशक से हो रही थी, उसके लिए जगह नहीं बची और सबकी भरपाई अकेले कर रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से क्या है कि जैसा योगी जी आ रहे हैं तो इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी रूढ़िवादी चीज़ों को तोड़ा है। कई जगह पे जो कहा जाता था कि यूपी की सरकार में अगर वो वहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, हाँ, नोएडा जाने वाला हार जाता हाँ, है। तो हार जाता है। तो उस रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया कि ऐसा है और नहीं भी है, उसके बजाय भी हम ऐसा कर सकते हैं, चुनाव को जीता जा सकता है। और जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ जात को लेके और धर्म को लेके काफ़ी राजनीति होती है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। तो इस पे ज़्यादा उनका फोकस रहता है कि यहाँ को कैसे अपने मुट्ठी में करना है, तो वो उनकी तैयारी पहले से थी। और बीजेपी के पास प्लस पॉइंट ये रहता है कि वो अपने आप को पहले से इन सब चीज़ों में तैयार करते हुए चलते हैं। तो मैन पावर, हाँ, मैन पावर, हाँ कह सकते, बिल्कुल उनके पास मैन पावर बहुत है, उनके पास फील्ड पे काम बहुत ज़्यादा है, जो अन्य पार्टी के पास शायद कम है। जो जिस पे अन्य पार्टियों को, जो भी विपक्षी दल में बैठे हैं, उनको काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसा मुझे लगता है कि यूपी में इस तरीके से जात तो है ही, जात तो मेन है यहाँ पे, जात को लेके, धर्म को लेके काफ़ी राजनीति होती है। मगर ये भी है कि बड़े लेवल से पहले हमको छोटी शुरुआत करनी पड़ेगी, हर फील्ड पे उतरना पड़ेगा, ना कि सिर्फ कार्यकर्ताओं को, जो बड़े नेता हैं उनको भी हर जगह जाना चाहिए और इस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, जो कि बीजेपी काफ़ी लंबे समय से करते चली है। ये नहीं कि हमें चुनाव नज़दीक आ गया तो हमें इस चीज़ पे काम करना है, ऐसा नहीं। तो पार्टी को इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए और जात यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सब चीज़ों को, कोई एक सिर्फ 2-4 जातियों को नहीं, सबकी भागीदारी होनी चाहिए और सबको उस हिसाब का पहचान भी मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अभी आपने चीज कहा धर्म से याद आया कि उत्तर प्रदेश, या खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सभी दलों ने अभी तक, जैसे सभी दल के नेता हिंदू रहे हैं, लेकिन वो मुस्लिम को खुश करने का हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते थे। जैसे मुलायम सिंह यादव को ईद में जाते हुए, बकरीद जाते हुए टोपी पहन के फोटो खिंचवाना, बसपा को मुसलमानों को ज़्यादा टिकट देना, कांग्रेस के ऊपर तो ये लगता ही रहता है कि मुस्लिम अप्रेजिंग का ये काम करते हैं। तो कहीं यह नहीं है कि भाजपा ने इससे अलग सिर्फ हिंदू को खुश करने का राजनीति शुरू कर दिया कि अगर 20% मुसलमान है, 80% हिंदू, अगर हम 80% को टारगेट करेंगे तो चुनाव जीतना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसमें कुछ सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर क्या हम ये देख रहे हैं कि अगर 20% मुसलमान है और 80% हिंदू हैं, हिंदू में भी हमारे पास 80% जातियाँ आती हैं अलग अलग। सभी हिंदू हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, मगर 80% में कितनी जातियों को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, किन जातियों से हम ज़्यादा नज़दीकियाँ रख रहे हैं, ये अन्य पार्टियों की भी नज़र में रहता है कि हम किस तरीके से किस जाति को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, या अपने कैबिनेट में या अपने साथ में लेके चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे, तो वो बहुत मेरे ख्याल से मैटर करता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या हिसाब से? हमारा तो यह मानना है कि भाजपा ने जो किया है, जनरल को खुश किया, हाँ बिल्कुल, और ओबीसी में सेंध लगाई, यादव को बहुत जरूरी थी, यादव को छोड़ के पटेल, मौर्य, कुशवाहा या अन्य ओबीसी जाते जो बड़ी प्रभावित जातियां थी, जिनको छोड़ रखा था उसको ले लिया। एससी को तो पूरे तरीके से कब्जा कर लिया, क्योंकि बसपा का वोट बैंक बसपा को बिल्कुल तोड़ना था वो। और इसके साथ साथ एक डेटा यह कहता है कि 8% मुसलमान का भी वोट पाया है भाजपा ने, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके हर स्टेप पे यह दिखता है कि वो प्रो हिंदू हो, लगभग मतलब इन्फिल्ट्रेशन है मुस्लिम वोट में 8%, 20% में बहुत बड़ी बात, लगभग 50% हम उसको अप्रॉक्स मान सकते हैं। तो अब आगे अगर एक युवा राजनीति में आना चाहे तो उसे किस ओर जाना चाहिए? उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में वो जाती हुई देखना चाहता है? देखिए, युवाओं के लिए तो बहुत ही, हम कह सकते हैं, ये एक बहुत सोच विचार का और बहुत
रिसर्च का विषय है कि किस ओर जाना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये फील्ड खुली हुई है अभी, इसमें कोई पोलराइजेशन अभी है नहीं इस तरीके का अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो। मेरे हिसाब से अगर एक युवा जैसे नया, जैसे हम या आप हैं, जो कि बहुत राजनीति से जुड़े हुए, मैं मानता हूँ कि नहीं हूँ, एक सामान्य जन की हमारी आपकी परिभाषा है जो हम लोग यहाँ पे आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यही है कि एक युवा को, हम मेरे और आपके जैसे जो युवा हैं उनको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। क्या बीजेपी अगर पिछले 5 साल, फिर उसके बाद दूसरा टेन्योर जो भी इसका शुरू हो गया है, उसको देखते हुए तो बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ बीजेपी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। हाँ, मगर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अभी ग्राउंड लेवल पे जो अन्य पार्टियां हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अभी जो दूसरा चुनाव हुआ विधानसभा का, इसमें बहुत बड़ा धक्का लगा है। जैसा कहा जा रहा था कि एसपी बहुत आगे जा सकती है, और जब तक पोल्स नहीं आए हुए थे तब तक कहा जा रहा था कि शायद एसपी इस बार आ जाएगी और इसको वॉश आउट कर देगी, मगर वैसा हुआ नहीं। तो ये एक युवा के लिए पहले, अगर उसको राजनीति की थोड़ी समझ बढ़ानी है तो उसको सबसे पहले जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका मूवमेंट, उनका पोलराइजेशन, ये काफ़ी देखना पड़ेगा कि वो कैसे, कितना, मतलब उसको थोड़ा सा अपने लेवल पे एक रिसर्च करना चाहिए। बाकी आप अगर कुछ इस पे प्रकाश डाल सके तो हम बिल्कुल इस पे बता सकते हैं, कुछ जोड़ना चाहें तो। प्रकाश जी ने प्रकाश डालने की बात कही है। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो उठ के आता है बेरोजगारी का। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है जिसको रोजगार चाहिए, और बीजेपी इसमें पूर्णतः असफल होने के बावजूद भी दोबारा सत्ता में आ गई। यह दिखाता है कि लोग कितना बटे हुए हैं। युवाओं की या विद्यार्थियों का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, वो सिर्फ जाति, धर्म और दलगत राजनीति से प्रभावित होकर वोट करते हैं। तो युवाओं को यह चाहिए कि जैसा कि पहले होता था, कोई भी मुद्दा हो छाप से जुड़ा या किसान से जुड़ा तो किसान उस पर एक हो जाता था, चाहे वो जिस दल का रहा हो। चाहे कांग्रेस का, अगर कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया है कि किसान विरोधी हुआ है तो सारे किसान एक होते थे, युवा एक होते थे। लेकिन पार्टियों का हर घर में इतना प्रभाव हो गया है कि वह अपना अस्तित्व छोड़ के पार्टी को ही रिप्रेजेंट करता हुआ हर जगह नजर आता है। अब आपके नाम से, जाति से आपके पार्टी के प्रति लगाव को जाना जा सकता है आसानी से। आप किस जाति बिरादरी के हैं, आप किस ओर झुकाव रखेंगे अधिकतर। तो इस मेंटेलिटी को बदलने के लिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, या फिर यह कहें कि राजनीतिक रूप से समझदार होने के साथ साथ हम बिना किसी पार्टी का प्रवक्ता बने अपनी बात को कैसे रखें, इस पे विचार करना चाहिए। बात रखने की अगर बात की, युवा अपनी बात, क्योंकि अगर आप सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं तो आप भाजपाई हैं, सरकार के विरोध में बोल रहे हैं हो सकता है आप समाजवादी हो। यही दो ऑप्शन बचा है। हाँ, क्योंकि एक वही पार्टी है, एक छात्र, एक युवा की जगह ही नहीं बची है। क्षेत्रीय पार्टी अगर देखा जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो एक एसपी है जो सपा बची हुई है अभी, जो बोलती है बसपा बोलती है। नहीं। बसपा देखा जाए तो उनका कोई प्रतिनिधि तो है, बट वो एक मंच जिसपे वो आके इन बातों को कह सके बड़ी दृढ़ता के साथ और बिना बेबाकी के साथ, वो ऐसा कुछ कोई दिखता नहीं है आजकल। और बसपा का न्यूट्रल होना ही भाजपा की जीत है, यह भी माना जाता है। और आप जैसा कह रहे हैं कि किसानों की एकता और बाकी जो जात को देखते हुए, तो देखिए ये इतिहास रहा है यूपी का कि यूपी में सबसे ज़्यादा दलित थे और यहाँ कभी आंदोलन नहीं हुआ है ना। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि अगर इतना परसेंटेज है और किसान हमारे पास है, किसानों का भी ऐसा कोई, किसान बड़े कमजोर हैं। हाँ, वही तो, क्यों कमजोर हैं, किन वजहों से कमजोर हैं? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, गंगा का हमारे पास इतना बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, फिर भी यहाँ अगर किसान कमजोर है तो फिर वो सोचने वाली बात है। अगर हम पश्चिम यूपी में देखें तो वहाँ गंगा नहीं थी, वहाँ नहर ले आ दी गई इतनी बड़ी, फिर भी वहाँ किसान इतने प्रमुखता से और बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं, उनकी बात सुनी भी जाती है। जैसा आप हाल ही में आप देख सकते हैं किसान आंदोलन हुआ, तो उसमें ज़्यादातर किसान उधर ही के थे, और बजाय यूपी और बिहार जहाँ सबसे ज़्यादा पैदावार इन सब चीज़ों की होती है, वहाँ तो ऐसा कोई प्रतिनिधित्व था नहीं उधर से। तो इन सब चीज़ों पे आप समझ सकते हैं कि युवाओं को ये सब चीज़ें सोचने की बहुत ज़रूरत है कि हम किन मुद्दों पे, देखिए साफ चीज़ें हो गई हैं कि हम यहाँ टोटली डायनामिक्स केवल जात का ही है,
ये वो जात है, हमारे घर में ऐसा चलता आ रहा है तो हम वैसे ही जाएंगे, वैसे ही करना है। तो ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। जब हमारे पास किसान हैं, हमारे पास उपजाऊ क्षेत्र है, तो किसान क्यों कमज़ोर है, हमें किन मुद्दों पे ज़रूरत है लड़ने की, बेरोज़गारी पे ज़रूरत है, खाद्यान्न पे लड़ने की ज़रूरत है, कि किन मुद्दों को हमें उजागर करना चाहिए, किन मुद्दों पे हमें वोट, अपना अमूल्य वोट, जो कि कहा जाता है एक आम नागरिक का लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है, तो उस हथियार का हमें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है या खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी है, ये तो युवाओं को ही देखना और समझना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो युवाओं, आप जाग जाओ, क्योंकि भविष्य आप ही के हाथ में है। अगर आप न जागे तो फिर अंधियारा आपके लिए इंतजार कर रही है। धन्यवाद।